आपस में लड़ाना जो है, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। हिंदू मुस्लिम भेदभाव करने की कोशिश की। हमारे लोग इतनी सी बाउंड्री कराने के बाद में आपने जड़ खरीद गुलाम बना लिया, मुसलमानों को ख़रीद लिया। मुसलमानों के एजुकेशन के ऊपर काम करते, जो असल मुद्दे हैं उनके ऊपर काम कीजिए। कहाँ काम कर रही है ना। जुम्मन लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है भैया। आप और असदुद्दीन ओवैसी साहब के संबल में कितने लोग दीवाने हैं। आदाब नमस्कार, जनसोच देख रहे हैं आप। जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है। तो हमारे साथ हैं AIMIM के प्रत्याशी संभल से मुशीर खां तरीन साहब। पहली बार AIMIM से लड़े थे जिया उर रहमान साहब। उनका टिकट कुंदरकी समाजवादी से हो गया है। अब जो उनको 60 से 62 हज़ार वोट मिले थे वो मुशीर खां साहब को मिल पाएंगे या किस तरीके के समीकरण इस बार संभल के अंदर बन रहे हैं, किस स्तर पर AIMIM खड़ी हुई है, वो हम सब बातें जानेंगे। मुशीर खां साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। सबसे पहले सवाल मेरा ये है, समाजवादी पार्टी के 6 बार से लगातार के विधायक हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कभी दूसरे नंबर पर रहती है, कभी तीसरे नंबर पर रहती है। जिया उर रहमान साहब पिछली बार आए थे आपकी पार्टी से, वो कुंदरकी चले गए। BSP भी अच्छी फाइट करती है, 2017 में भी लगभग 35,000 उन्होंने वोट लिए थे। इस बार क्या रहने वाला है आपकी विधानसभा संभल में? देखिए, 61,000 वोट जो पहले मिले थे AIMIM को, तो वो वोट बैंक अब जाहिर सी बात है कि वो जो पहले खड़े हुए थे जिया उर रहमान साहब, वो दूसरी जगह चले गए। तो वो वोट बैंक अपनी जगह पर कायम है। वो वोट बैंक मेरी तरफ आ गया। दीपक सराय की माशाल्लाह सपोर्ट मेरे साथ है, और जो बाकी पूरे संभल की कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सपोर्ट थी AIMIM की, वो सपोर्ट सारी की सारी मेरे पास है। इसके अलावा जो पिछली बार कुछ कमी थी, मैं जाहिर सी बात है कि सराय तरीन का रहने वाला हूँ, तो सराय तरीन में जो सापा को वोट मिला था, वहाँ ये तो आप भी सोचेंगे कि मुझे जो है सपोर्ट मिलेगी। उनके मुकाबले पे मेरा तो बहुत अच्छा वहाँ पे हिसाब किताब होगा, तो वो सपोर्ट मेरे साथ है। दूसरे एक चीज़ ये देखिए आप कि सापा का एक बहुत बड़ा सपोर्टर जो इस टाइम पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपने इनके इलेक्शन में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए उठाया करते थे। और समाजवादी के MLA जो मौजूदा MLA हैं, इनका इलेक्शन बहुजन समाज के कैंडिडेट लड़ाया करते थे, उनकी पार्टी में थे। उन्होंने पिछली बार भी बहुत दिलोजान से उनका इलेक्शन लड़ाया और पैसा भी इतना उन्होंने खर्च किया था। तो वो तो एक अलग बात है कि वो उनके नहीं हुए तो फिर किसे होंगे। जो आदमी करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है और दिलोजान से उनका इलेक्शन लड़ा रहा हो, उसके साथ भी उन्होंने विश्वासघात किया और उसके साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की और उनको जो है हटना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन वो सारा वोट बैंक जो उनकी बिरादरी का था, बहुजन समाज के कैंडिडेट की, वो सारा वोट बैंक वो लेकर, और फिर उसके साथ में एक बहुत बड़ा कुनबा साथ में लेकर वो अलग हो गए, वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये सारा जो वोट है वो किसका कम हुआ? वो समाजवादी का कम हुआ। तो बहुत बड़ा नुकसान उन्हें इस बात का है। और AIMIM का जो है 61,000 वोट जो पहला था, वो प्लस जो मेरी अपनी ज़ात का है, वो प्लस पिछली बार के मुकाबले पे MIM के जो जानिसार हैं वो बड़े हैं। ये आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। तो वो वोट बैंक है। तो मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि इंशाल्लाह जो है हमारा पिछली बार के मुकाबले में इस बार दुगना वोट होगा। पिछली बार के मुकाबले इस बार दुगनी बार जो उनके दादा थे जिया उर रहमान साहब के, डॉक्टर शफीक उर रहमान, उनको कहते हैं कि ये मुस्लिम चेहरा है, बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा है, जिसकी वजह से उनको ये इतना वोट पड़ा था। अब देखिए, उनका चेहरा अपने आप में क्या है वो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा। वो उनकी अपनी ज़ात है। और मैं ये समझता हूँ, और सभी लोग जानते हैं इस बात को, कि AIMIM का वोट बैंक जो है वो अपने आप में एक अहमियत रखाता है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के संबल में कितने लोग दीवाने हैं, ये भी जो है संभल के लोग भी जानते हैं, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी अच्छी तरह से जानती हैं। तो संभल में बहुत बड़ा जनाधार ओवैसी साहब का है, और ज़ाती भी होते हैं लोग।
तो ज़ाती वोट भी होता है, उनका ज़ाती वोट जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ है। अच्छा, जो पहले आप 61,000 वोट उनको मिला था, अब वो AIMM के खाते में आ चुका है। अब आप अपनी फाइट किससे मानते हैं, मतलब सामने किसे देख रहे हैं विधानसभा के अंदर? मेरी सोच तो यह है कि फ़ाइट में तो अब ये जो है, देखिए मायावती जी की पार्टी जो है वो खुल्लम खुल्ला उनकी तरफ से ये कहना चल रहा है कि हम जो है अगर हमारी 2 सीटें भी आईं तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो उनकी तरफ से तो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो किसी सूरत में भी उनके साथ में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। और जो उसके बहुजन समाज के कैंडिडेट हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम पैसा पानी की तरह बहा दें, लोगों को वोटों को ख़रीदें। तो लोगों मतलब वोटों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वोट जो है वो बिकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनका अपना सोचना, अपनी जो उनकी कोशिश है वो यही है कि पैसा पानी की तरह बहाओ, लालच में लोगों को लाओ और ज़्यादा से ज़्यादा वोट ख़रीदने की कोशिश करो। ऐसा करना वैसे भी गलत है। और मैं समझता हूँ जनता जनार्दन है, जनता के पास सोच है, वो कभी भी उनके कहने में, उनके बहकावे में नहीं आएंगे और इंशाल्लाह नहीं बिकेंगे। अच्छा, अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं राजेश सिंघल, उन्होंने कहा था कि अगर संभल से हम नहीं जीतते हैं, सरकार तो हमारी आ रही है यानी बीजेपी की आ रही है, अगर हम लोग नहीं जीतते हैं और कोई विधानसभा जाता है तो उसके हालात एक होमगार्ड से ज़्यादा गिर जाएंगे। अब आपको फैसला करना है कि आपको होमगार्ड चुनना है या मुझे चुनना है। यही तो डर बैठा रहे हैं ये लोग। उनकी हुकूमत तो दूर दूर तक भी नहीं आ रही। उनके जो हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू भाई इतना परेशान हो चुका है, जितने मुसलमान परेशान हैं उनसे कहीं ज़्यादा हिंदू भाई परेशान हैं। सारे लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, कारोबार ख़त्म हो गए, लोग जो है नौकरियां ख़त्म हो गई, लोग घर से बेघर हो गए और कोई पूछने वाला नहीं। खाली मूली का कुछ लोगों को फ्री नाच देकर उन्होंने सोच लिया कि दोबारा से हम सत्ता में फिर आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। संभल के यहाँ के जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता को भिखारी बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके कारोबार छीन लिए गए हैं, उनके घर मकान छीन लिए जा रहे हैं। उनके ऊपर इतनी मतलब पुलिस आप देखिए किस कदर ज़्यादतियाँ कर रही है, किस कदर की लुटाइयाँ हो रही हैं। किसी भी महकमे में आप चले जाइए, जो पहले रिश्वत अगर 10 रुपये थी तो आज वो रिश्वत बढ़कर 100 रुपये हो गई। कहीं पे आप कोई काम 10,000 में कराते थे, आज वो काम 1 लाख में कराएंगे। तो ये हालात जो हैं बन चुके हैं। लोग किसी सूरत में जो है वो झेलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की जनता बेपनाह परेशान है, ख़ास तरीके से उत्तर प्रदेश की। तो इन्हें जो है जनता नकार चुकी है और वो सत्ता में तो आना बहुत दूर की चीज़ है। वो अपनी जो मशहूर सीटें हैं, जो उनकी जो परमानेंट सीटें हैं, वो भी अगर वो बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। उसकी मिसाल आप देख लीजिए। जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो डर के मारे जिस सीट से लड़े थे, यूँ कि उन्होंने अपने उप चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद अपने एरिया में थोड़ा सा भी काम नहीं किया, सिवाय मंदिर मस्जिद, सिवाय गौकशी और आपस में लड़ाना जो है। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। हिंदू मुस्लिम भेदभाव करने की कोशिश की। हमारा उत्तर प्रदेश किसी सूरत में भी इस तरह के भेदभाव जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग सब एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, हम एक दूसरे के काम में आते हैं, एक दूसरे के हमारे कारोबार जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन हसदुन ओवैसी भी तो बांट रहे हैं ना लोगों को, वो तो मुस्लिम लोगों में ही फूट डाल रहे हैं। जो समाजवादी की तरफ उनको कहते हैं जुम्मनदरी बिछाने वाले, जो उनकी तरफ हैं वो ठीक है, ये भी तो फूट डालना हो गया। ये तो मुस्लिमों के अंदर ही फूट डाल रहे हैं। नहीं, फूट डालने की बात नहीं है। जो देखिए, ये तो जो जुम्मन लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। भैया आप जो है इस तरीके का उन्होंने उन लोगों को ग़ुलाम कर लिया, दलाल पैदा कर दिए। जो दलाल जिन्होंने करोड़ों रुपए के फ़ायदे उठाए हैं, जो आपके भूमाफिया हैं, भूमाफिया उन्होंने पैदा किए, बदमाश पैदा किए। वो बदमाश जो हैं उनको जुम्मन जो है कहा जाता है। बदमाश जो है वो एक सोची समझी साजिश के तहत वो काम कर रहे हैं, भोले भाले लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जनता को ये नहीं मालूम कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। जनता को तो खाली मूली की ये बातें बता दी कि कब्रिस्तानों की बाउंड्री हो गई, तुम्हें लैपटॉप दे दिए, तुम्हें जो है ई रिक्शाएँ दे दी। ई रिक्शाएँ 2 दी,
संभल में सिर्फ 2 ई रिक्शाएँ मिली हैं और गरीब लोगों से कह दिया ई रिक्शाएँ बांट दी। तो अब गरीब आदमी कोई तस्दीक करने थोड़ी जा रहा है, वहाँ से कोई उसे ये पता थोड़ी है कि सिर्फ 2 लोगों को दिए बाकी सब। तो इस तरीके का छलावा करके सिर्फ 25 लोगों को लैपटॉप दिए गए इस पूरे संभल में। तो और खाली मूली की रूमर उड़ा दी कि लैपटॉप बट रहे हैं, कन्या विद्या धन, फलाने धन, कितने बाउंड्रियाँ हुई होंगी, मुश्किल से 2-4 करोड़ की। और वो बाउंड्रियाँ किसकी हुई, वो भी तो हमारा पैसा था, जनता का पैसा है वो अगर इस्तेमाल हुआ तो क्या ऐसी बात हो गई। इतनी सी बाउंड्रियाँ कराने के बाद में आपने जड़ खरीद गुलाम बना लिया, मुसलमानों को ख़रीद लिया। मुसलमानों के एजुकेशन के ऊपर काम करते, जो असल मुद्दे हैं उनके ऊपर काम कीजिए। कहाँ काम कर रही है? ना अखिलेश जी ने, समाजवादी ने देखा, ना यहाँ के विधायकों ने इस बात को देखा कि जो मेन मुद्दे हैं उसके ऊपर आए, उनको रोज़गार दें, उनको पढ़ाई दें, उनको कलम दें। ये चीज़ें कहाँ मिली? यहाँ पर रोडवेज़ के लिए लोग तरस रहे हैं, रोडवेज़ कहाँ है? अस्पताल में जो है ब्लड बैंक के लिए अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो मुरादाबाद भागते हैं, दूसरी जगहों भागते हैं, या फिर यहाँ पे प्राइवेट जो ब्लड बैंक है वहाँ से कई गुना जो है पैसे देकर ख़रीद कर लाते हैं। गरीब आदमी कहाँ से ख़रीदेगा ब्लड? तो ये चीज़ें जो हैं मेन मुद्दों को छोड़ करके जो खाली मूली की बेवजह की बातें हैं उनके ऊपर ये लोग उन्हें इशू बनाते हैं। जो बेवजह की बातें हैं उन बातों को इशू बनाते हैं। मसला ये है ना फिर कि असदुद्दीन ओवैसी बंटवारे की बात करते हैं, कहते हैं कि मुसलमान 19-20% मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ यादवों को नौकरी दी गई। आप 19-20% की बात करते हैं, उधर फिर आप 19-20% में कितनी सीटें लेकर आएंगे तो कितनी सीटों पर आप क्या कर पाएंगे? मतलब देखिए, जो भी सीटें हमारी आती हैं, हमारी सीटें इंशाल्लाह उम्मीद है कि 25+ आएंगी। तो जो सीट्स हमारी आ रही हैं वो संभल के लोग आपको लखनऊ भेजते हैं, विधानसभा के अंदर भेजते हैं, तो आप संभल के लिए पहले 5 काम क्या करवाना चाहेंगे? देखिए, मेरे कामों में सबसे पहला काम इंशाल्लाह होगा कि संभल को अच्छे कॉलेजेस और एक सरकारी यूनिवर्सिटी मैं संभल को दिलाऊं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। एक यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए यहाँ की जनता बेपनाह परेशान है। गरीब लोग जो है वो सिसक कर मर रहे हैं, उनको एक मेडिकल कॉलेज मिले। और इसके अलावा एक है रोडवेज़, जो यहाँ के लोगों की सख्त ज़रूरत है, जो आज तक संभल के लोग जिस चीज़ से महरूम हैं वो यहाँ पर कायम हो। और तीसरे नंबर पे जो यहाँ का मेन मुद्दा और बड़ा मुद्दा है मुख्यालय का, उस मुख्यालय के मुद्दे को इंशाल्लाह पूरी कोशिश हमारी होगी कि हम संभल के आसपास के एरिया में मुख्यालय कायम कराने की कोशिश करें। और इसके अलावा जो यहाँ का और दूसरा मुद्दा है बेरोज़गारी का, उसके लिए कोई ना कोई साधन ऐसा हो जिससे यहाँ के लोगों की रोज़गार के साधन मुहैया हों और यहाँ के लोगों की बेरोज़गारी दूर हो। इंशाल्लाह मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं जो हूँ जब तक चैन से नहीं बैठूँगा, इंशाल्लाह जब तक यहाँ के एक बच्चे के हाथ में पेन ना हो, कलम ना पहुँचे, तब तक इंशाल्लाह हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। कलम की बात आपकी बहुत अच्छी है और आपका बहुत शुक्रिया जनसोच को आपका वक्त देने के लिए। बस शुक्रिया। तो हमारे साथ थे AIMIM प्रत्याशी मुशीर खां तरीन साहब, जो कह रहे हैं कि अगर विधानसभा संभल के लोग अगर मुझे विधानसभा लखनऊ में भेजते हैं तो मैं संभल को 5 काम देने के पहले जो काम करूंगा वो 5 काम है जो सर ने गिनाए हैं, जो कि अहम मुद्दा है। रोडवेज हुआ, हॉस्पिटल हुआ, या फिर बेरोजगारी का मुद्दा जो बीजेपी में सबसे ज़्यादा उठ रहा है इस वक्त। देखना 2022 की 10 मार्च को नतीजे वाले दिन होगा कि आखिर मुशीर खां तरीन के भरोसे पर बातों पर भरोसा संभल की जनता करती है या फिर किसी और की बातों पर भरोसा करके उनको मतदान करती है। आप देख रहे थे जनसोच। शुक्रिया।